ओके। आज हम पढ़ेंगे ऐसे। आपके आई कैप के सिलेबस के हिसाब से आपके पास दो किस्म के ऐसेज हो सकते हैं। या तो आपकी जो ऐसे राइटिंग टेक्निक होगी वो होगी फिशबोन, या आपकी जो दूसरी ऐसे राइटिंग टेक्निक होगी वो होगी एफिनिटी। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है यूजुअली कि जो टीचर्स भी प्रेफर करते हैं और बच्चे भी प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे वो लोग फिशबोन स्टाइल की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस नहीं बताऊंगा फिशबोन और एफिनिटी का, क्योंकि ज्यादातर हाँ चॉइस होती है दोनों में, ठीक है। या तो आप फिशबोन के टेक्निक से ऐसे लिख लो या एफिनिटी के टेक्निक से ऐसे लिख लो। ज्यादातर बच्चे जो है ना फिशबोन की तरफ जाते हैं क्योंकि इट इज कंपैरेटिवली इजियर और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। एफिनिटी ऑन द अदर हैंड काफी कॉम्प्लेक्स होता है। सही है, दोनों में थोड़े बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसे का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। तो मैं दोनों पे भी डिफरेंस नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है तैयार करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिश बोन पे। अगर आप फिश बोन को देखते हो तो फिश बोन स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसके ऊपर भी हड्डियां जा रही होती है और नीचे भी हड्डियां जा रही होती है, और उसकी जो बीच में एक हड्डी होती है वो आगे की तरफ पॉइंटेड होती है। तो उसका मतलब ये है कि ऊपर जो हड्डी है उसको आप समझ लें कि किसी भी प्रॉब्लम का एक कॉज, सही है, एक वजह। और जो नीचे वाली हड्डी होती है वो उसी प्रॉब्लम का एक इफेक्ट, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंस नजर आ रहा होता है। तो ऊपर की हड्डियां जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, नीचे की जो हड्डियां होती हैं वो इफेक्ट्स होती है। और जो बॉडी आगे की तरफ जा रही होती है, जो हड्डी आगे की तरफ जा रही होती है फेस की तरफ, तो जो फेस है वो क्या है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि फिशबोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके कंपोनेंट में सबसे पहले आपके पास एक टाइटल आ रहा होता है, सही है। टाइटल क्या होता है? टाइटल वो टॉपिक का नाम होता है जो ऐसे आपने लिखना होता है। अब उसके अंदर जो है ना एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सही है, एक प्रॉब्लम हो सकती है और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेट्स सपोज अगर एक टॉपिक है उसका नाम लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। लेट्स से टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये जो टाइटल है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट। कि वो जो फेस है फिश का, कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं नाम सुनता हूं तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। तो यहाँ पे वन लाइन में एक प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखनी होती है। सही है। तो टाइटल के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, उस टाइटल को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉब्लम और एक अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट तैयार करोगे। उस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट से तुम्हें कॉज वन, कॉज टू, कॉज थ्री मिल जाएगा, और उस कॉज वन, कॉज टू और कॉज थ्री की बेसिस पे इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, इफेक्ट थ्री मिल जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि लेट्स से कि आज के तेज तरीन दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ्स को बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया है। सही है। जिसकी वजह से हमारे काम के अंदर एफिशिएंसी आ गई है, इफेक्टिवनेस आ गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ज्यादा डाटा को मैनेज कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। इन टुडेज फास्ट इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, artificial intelligence has penetrated deeply in our lives and changed it forever. Because of it, our tasks, yeah, our processes have become efficient, effective, and we can manage a lot of data quite accurately. तो ये क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट करके कुछ बेहतर करके आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिख दिया। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखी हुई है। आप चाहो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हो, कि तुम लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ ड्रास्टिकली। there are few advantages of AI, like our task has become quite efficient, और साथ ही साथ देखते हो कि it has its own disadvantages, like people are losing their jobs and people are getting replaced by AI. तो यहाँ पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पे अगर तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया ना, थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा टाइम लगाओगे,
तो उसके बाद तुम्हें एक बेहतरीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगी, उसकी वजह से तुम्हें cos 1 cos 2 और cos 3 मिल जाएगा। अब cos 1 तुम्हारे पास ये हो सकता है कि लेट सपोज cos 1 ये है कि इस अपॉर्चुनिटी की एक वजह ये है कि इसमें आपके पास एफिशिएंसी आ गई है। तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि यहाँ पे तुम्हारे जो प्रोसेसेस हैं उनकी स्पीड बढ़ गई है और तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। कॉस्ट ये हुआ कि यहाँ पे इफेक्टिवनेस आ गई है। इफेक्टिवनेस की वजह से इफेक्ट क्या नजर आया कि यहाँ पे आपके काम की एक्यूरेसी बढ़ गई है, उसके रिजल्ट्स इम्प्रूव हो गए हैं कि जो पहले ह्यूमन एरर हुआ करते थे अब वो नहीं होते। सही है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आपके पास जो बहुत सारा डाटा है वो मैनेज हो सकता है, तो आप इसका इफेक्ट ये बता सकते हो कि अब आप अपनी ऑडियंस को ज्यादा बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हो। तो cos 1 cos 2 और cos 3 आया, इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 इफेक्ट 3 आया। अब आपने क्या करना है, एक्चुअल ऐसे लिखना है। यहाँ तक ये जो भी चीज थी ना, ये आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे। आपके पास जो पोर्टल, जो आपके पास वो होगा, सॉफ्टवेयर होगा ना, सॉफ्टवेयर में आपके पास जो ऐसे का टाइटल लिखा होगा उसके नीचे एक डब्बा बना हुआ होगा, उस पर लिखा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वहां पे तुम लोगों ने इस डब्बे पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। सही है। उसके नीचे आपके पास डब्बा बना होगा कॉज का और फिर बना होगा इफेक्ट्स का। तो तुमने लिटरली 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स लिखने हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा डब्बा होगा, वहां पे तुमने एक्चुअल ऐसे लिखना है। यहां से एक्चुअल ऐसे शुरू होगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। हितेश, तुम्हारा जो सवाल है उसको मैं आंसर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब सर, ऐसे को किस तरीके से मैं फॉर्मेट करूं? देखिए, मैं तो कहता हूँ जिंदगी आसान करो, ऐसे को फॉर्मेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका, क्योंकि तुम लोगों ने 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। सही है। तो तुम सबसे पहले लिखो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तुम्हारा होना चाहिए 20 से 25 वर्ड्स का। सही है। और सर ये कहाँ से आएगा? ये जो तुमने ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको रीफ्रेज कर दो। जो तुमने ऊपर ये जो प्रॉब्लम लिखी थी ना, यहाँ पे इसको रीफ्रेज कर दो। तो वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारा क्या बन जाएगा? वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक पैराग्राफ क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट 1। दूसरा पैराग्राफ होगा कॉज एंड इफेक्ट 2। तीसरा पैराग्राफ होगा कॉज एंड इफेक्ट 3। ये तकरीबन 30-35 वर्ड्स के होंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुमने कॉज एंड इफेक्ट जो लिखे थे ना, उनको मिल मिला के एक सेंटेंस बना दिया। सही है। अगर हो सके तो उसमें एक सोल्यूशन डाल देना। कॉज, उसका इफेक्ट और उसका सोल्यूशन क्या है, ये बता दो। कॉज, इफेक्ट, उसका सोल्यूशन क्या है, कॉज, इफेक्ट, उसका सोल्यूशन क्या है। अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो कॉज बताओ, इफेक्ट बताओ और उसका फ्यूचर बता दो। कॉज इफेक्ट फ्यूचर, कॉज इफेक्ट फ्यूचर। फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या करना है कि ये जो आपने 3 कॉजेज बताए हैं, उनके 3 इफेक्ट्स बताए हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो उनके तीनों सोल्यूशन बता दो या उनके तीनों के फ्यूचर बता दो। 25 वर्ड में तुम इसको एंड कर दो। तो 25 25 50, 35 35 35 का मतलब है कि 105। 105 और 50 155। तुम लोगों को लिखना था 150 वर्ड का ऐसे, और तुमने क्या कर दिया, 155 का लिख दिया। और उसके बाद क्या करना, कुछ वर्ड्स को कंसाइज करके उसको 150 के अंदर ले आना। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि कितने वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, आई वुड से 145 से 150। सही है। 151 भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें आई कैप कह रहा है 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो मेक इट 145 एंड 150। मेक इट बिटवीन 145 एंड 150। और 150 से ऊपर नहीं जाना, 145 से नीचे नहीं जाना। 5 वर्ड्स की गुंजाइश होती है, इस तरह की गुंजाइश नहीं होती है। सही है। अब इसी चीज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, फॉर्मेट्स पे खेला करो। अगर तुम लोगों ने इसमें सिर्फ चीजें फिल भी कर ली ना, तो यकीन जानो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। टूटी फूटी ग्रामर में तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी, टूटी फूटी ग्रामर में तुमने 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट लिखे, और फिर टूटी फूटी ग्रामर में तुमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेंज करके तीनों आइडियाज को कॉज एंड इफेक्ट में लिखकर फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखकर तुमने अगर ये लिख लिया ना, तो तुम्हारा ऐसे का मार्क्स पूरे हो जाएंगे। वो सब आइडियाज उसमें होते हैं अब्दुल्ला, तुमने जो मुझसे कुछ सवाल पूछा ना, जो सब आइडियाज वो उसमें होता है एफिनिटी में। हम एफिनिटी नहीं कर रहे, हम फिशबोन कर रहे हैं। सब आइडियाज होते हैं एफिनिटी के अंदर के आइडिया, मेन आइडिया और उसके सब आइडियाज। ये एफिनिटी में होता है, ये फिशबोन में नहीं होता। ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला ऐसे आपके पास क्या है, ग्लोबलाइजेशन एट्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट। अगर यहाँ पे मैं इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं इसके कॉज और इफेक्ट्स देख लूं, तो देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रॉब्लम है। ग्लोबलाइजेशन क्या? एक अपॉर्चुनिटी है। सही, क्योंकि टॉपिक है, टाइटल है। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रॉब्लम है, एक अपॉर्चुनिटी है। हर प्रॉब्लम और हर अपॉर्चुनिटी के कुछ ना कुछ रीजंस,
कुछ ना कुछ कॉजेस होते हैं। हर अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम के कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सही है। तो यहाँ पे आपके पास तीन रीजंस लिखे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम या ये अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है। सही है। पहला प्रॉब्लम ये है कि इनकम इनइक्वालिटी है। लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको इनकम इनइक्वालिटी फील हो रही होती है। जब इनकम इनइक्वालिटी फील होती है तो वो क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। और जब वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो इफेक्ट क्या नजर आता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो गरीब रह जाते हैं, क्योंकि जो ग्लोबलाइज नहीं कर सकते वो गरीब रह जाते हैं, और जो ग्लोबलाइज करते हैं वो अमीर हो जाते हैं। फिर दूसरा कॉज क्या है? कल्चरल डायल्यूशन। सही है। कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कल्चर जो है वो आपस में डाइल्यूट कर जाते हैं। आपस में इतने कल्चर मिलते हैं, इतने कल्चर मिलते हैं कि उसका इफेक्ट क्या नजर आता है कि कल्चर जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं। सही। कॉज थ्री क्या है? कि जब लोग ग्लोबलाइज कर रहे होते हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे होते हैं, कि यहाँ पे नेचर को डैमेज किया जा रहा होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। ये आपके पास तीन कॉजेस थे, तीन इफेक्ट्स थे। अब जब मुझे तीन कॉजेस और तीन इफेक्ट्स नजर आ गए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है? मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। तो लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज कनेक्ट एंड ग्रो। ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज को हेल्प करती हैं कि वो कनेक्ट करे और ग्रो करे, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है। जैसे क्या? कि जो ना पैसों का डिफरेंस आ जाता है, इनकम इनक्वालिटी पहला कॉज। सही है। लॉस ऑफ यूनिक कल्चर्स, आपका जो कल्चर है वो डाइल्यूट कर जाता है, कल्चर की जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाती है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा होता है। सही है। या आपने लिख दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग हो गई। अब जब ये बन गया ना, तो यकीन जानो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ऐसे लिखना तो सिर्फ पीनट्स है। सही है। अब देखो, अगर तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो और जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखो, वो मोरलेस सेम है। लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर एंड बेटर। सही है। बट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ challenges एंड प्रॉब्लम्स, लाइक मेकिंग सम पीपल रिचर while others stay poor। ठीक है। ब्लेंडिंग कल्चर्स टुगेदर और हार्मिंग नेचर। तो ऊपर जो लिखा हुआ था उसको क्या किया? सिर्फ पैराफ्रेज कर दिया। आपके पास जितने सिनोनिम्स होंगे, जितने जो ना राइटिंग में अलग अलग पैटर्न्स मौजूद होंगे, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो? तो अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब पहला पैराग्राफ क्या था? कॉज और इफेक्ट। इनकम इनक्वालिटी, सम प्लेसेस गेट रिचर अदर स्टेज पुअर। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल shift or move to other countries for better income sources, and because of this income inequality gets promoted and some people gets richer and others stay poorer। तुमने ये लिख लिया। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, globalization makes rich countries richer and but it often leaves poorer one behind, making the gap between them bigger and keeping some people in poverty for generation। अब तुम यहाँ पे यही सोचो कि पाकिस्तान में आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पढ़ लिख लेते हैं, अपनी सलाहियत बनाते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बेहतरीन बंदा आता भी है तो वो पाकिस्तान से भाग जाता है। तो इसका मतलब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान तो कभी भी रिच हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी अच्छी रिसोर्स तो हमेशा बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है। फिर दूसरा कॉज लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, कल्चरल डाइल्यूशन एंड यूनिक कल्चर्स ब्लेंड ट्रेडिशंस फेड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हो रही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन फैल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था? यूजुअली पहले क्या होता था कि लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी अपने मुल्क के अंदर गुजार देते थे, तो शायद तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि समंदर के उस पार क्या है और किस तरीके से जाना है। बहुत सारे बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स होते थे। फिर जैसे जैसे लोगों को दूसरी कंट्रीज के बारे में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चला, तो वहाँ पे जाना शुरू हुए। तो वहां पे अगर उनको जो है वो वेलकम किया भी जाता था, लेकिन उनका स्टे कुछ दिनों का हुआ करता था। कुछ दिनों के बाद उनको वहां से जाना पड़ता था, वो रुकने नहीं देते थे। ठीक है। तो हर बंदा अपने मुल्क में आके अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ रहता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो बैरियर्स खत्म हो गए तो वो वहां पे जाके रहना शुरू हुए। उनकी वहां के लोगों से शादियां हुई, फिर उनके जो बच्चे पैदा हुए वो मल्टी कल्चरल किड्स थे। कि अगर लेट सपोज एक अफ्रीकन एक एशियन से शादी करता है, तो उनके जो बच्चे हैं वो एशियन भी हो सकते हैं, अफ्रीकन भी हो सकते हैं, एशियन अफ्रीकन भी हो सकते हैं, अफ्रीकन एशियन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना कल्चरल डाइवर्सिटी आना शुरू हुई।
की वजह से क्या हुआ, कल्चर जो है ब्लेंड होना शुरू हो गया। अभी पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान में जो इस्लाम का कल्चर हुआ करता था वो काफी हद तक डाइल्यूट हो गया। पाकिस्तान के कल्चर की तो बहुत दूर की बात, इस्लाम का कल्चर जो है वो डाइल्यूट हो चुका है कि लोग जो है वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशंस को जो है वो तकरीबन काफी हद तक भूल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कल्चरल डाइल्यूशन आ गई। सही है। अब यहाँ पे इतनी सारी कहानी बता दी है तो तुम सिंपल लिख लो कि एज ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड्स यूनिक कल्चर्स आर फेडिंग अवे, ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ आर डिसअपेयरिंग एंड ब्लेंडिंग इनटू द न्यू वंस एज वेस्टर्न आइडियाज बिकम मोर पॉपुलर एवरीवेयर एल्स। तो जो आपके पास वेस्टर्न आइडियाज होते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, और आपके मुल्क के जो कल्चर्स हैं वो फेड होना शुरू हो गए हैं। तो कल्चर डाइल्यूशन और उसका इफेक्ट क्या है कि यूनिक कल्चर्स ब्लेंड एंड ट्रेडिशंस फेड। अब जो तीसरा कॉज है वो है एनवायरमेंटल हार्म और डैमेजिंग नेचर और चेंजिंग क्लाइमेट। सही है। अब इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि तुमने देखा कि जब यूएस वाले दूसरे मुल्कों में जा रहे थे तो वो इसलिए जा रहे थे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को देखने के लिए, मिनरल रिसोर्सेज को देखने के लिए कि वहाँ पे कितना पोटेंशियल है। जब उनको पता चलता तो वो वहाँ से क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज परचेज करना शुरू कर देते। लेकिन अगर वो मुल्क वाले नेचुरल रिसोर्सेज नहीं सेल करते तो उन पे जंग कर देते थे। इसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ ये कि हर मुल्क के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हुए, डिप्लीट होना शुरू हुए। तो उससे नेचर जो है ना अनस्टेबल हो जाता है। आप यूके को देखोगे तो अभी तो नहीं, लेकिन बहुत सालों तक यूके ने भी क्या किया है, दुनिया की जो नेचर्स है, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको काफी एक्सप्लॉइट किया है। तो ये कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब अपने मुल्क में बैठते तो अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते, लेकिन अब दूसरे मुल्कों की तरफ निकले तो उनके भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपोनेंशियली हर्टिंग द प्लैनेट, it's causing pollution and using up resources extensively, which leads to bigger problems like climate change that affect everyone. तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। सही है। फिर अब आपने क्या करना है, इसको कंक्लूड करना है। मैंने आपको बताया था कंक्लूजन में क्या होगा, आपने वो प्रॉब्लम्स बतानी है और उनके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो लिखा हुआ है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ऐसे रूल्स बनाने हैं जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयरर हो। सही है। लोग जो है वो अपने कल्चर को रखें, और उसको रखे नहीं बल्कि सेलिब्रेट करें ताकि उनके कल्चर्स प्रमोट हो, और वो अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से सिक्योर करें, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो सेफियर हो, हेल्थियर हो और हैप्पियर हो। तो अगर मैं इसकी वर्ड काउंटिंग करूं, देखिए 146 टोटल कितना आ रहा है। अगर आप बॉटम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 146 वर्ड्स आ रहे हैं। तो 146 वर्ड में मेरा पूरा बेहतरीन ऐसे लिख दिया गया। शेख बिलाल जाहिद कह रहे हैं कि सर एफिनिटी से ऐसे बनाना है। देखो यार, मैं तो जो है ना वो बच्चों को हमेशा से फिशबोन ही पढ़ाता हूँ, मैं एफिनिटी से नहीं पढ़ाता। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि यस, मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है एफिनिटी पे, और मेरे पास वो कंटेंट भी मौजूद नहीं है। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि देखें, आपके पास ऑप्शन आता है, आप एफिनिटी की तरफ जा सकते हैं, आप फिशबोन की तरफ जा सकते हैं। मुझे आज तक ना किसी ने भी कंप्लेन नहीं की है कि यार वो एक ऑप्शन दे रहा होता है। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है ना वो फिशबोन की तरफ जाते हैं, एफिनिटी की तरफ नहीं जाते। तो ज्यादा बेहतर है कि आप फिशबोन की तरफ कर लो, तो ज्यादा आसान है। ठीक है। तो ये फिशबोन अप्रोच है। मेरे ख्याल से बिलाल तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे तुम देख लो फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। सही है। पहले तुमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है। दिस इज द प्लानिंग फेज, दिस इज द प्लानिंग फेज और दिस इज द एक्चुअल ऐसे। तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो तुम्हें टॉपिक दिया गया, आर्टिफिशियल एंड इट्स इम्पैक्ट। अब ये जो टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। अगर तुम अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखो, अगर प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, अगर दोनों का मिक्स करना चाहते हो तो प्रॉब्लम स्लैश अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिखो। सही है। उसमें बताओ कि ये जो तुम्हारा टॉपिक है इसकी वजह से क्या क्या कॉजेस या क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 आ जाएगी। फिर इसके जो ना इफेक्ट 1, इफेक्ट 2 और इफेक्ट 3 नजर आ जाएगा। ठीक है। फिर तुमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुमने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या करोगे कि जो तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी थी उसको रीफ्रेस कर दोगे, उसको थोड़े से वर्ड्स वगैरह चेंज कर दोगे। 25 वर्ड्स का ये लिख लो। फिर कॉज इफेक्ट 1, कॉज इफेक्ट 2, कॉज इफेक्ट 3 से तुम्हारे 3 पैराग्राफ बन जाएंगे। इसमें तुम कॉज बताओ, इफेक्ट बताओ, कोई सोल्यूशन वगैरह है तो वो बता दो। सही है। तो 35 वर्ड्स के ये हो जाएंगे। और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जो तुमने कॉजेज बताए हैं उसके सोल्यूशन बता दो, तो 25 वर्ड्स का वो हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे पास समझो कि 150 वर्ड्स का
एक्चुअल ऐसे आ जाएगा 145 से लेके 150 तक का होना चाहिए, 151 नहीं हो, 144 नहीं हो। हितेश कह रहे सर अगर ऐसे को 150 वर्ड के अंदर लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना, अगर ऐसे पूरा 150 का ना लिखूं? वही तो मैं कह रहा हूँ, 145 से लेके 150 तक होना चाहिए। बदुल बाबा के सर विल राइट ओनली एक्चुअल ऐसे और इंटायर थिंग इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। देखिए बतुल, मैंने बताया ना कि वहां पे आपके पास लिटरली बॉक्सेस बने हुए होंगे, जो आपका वो होगा ना सॉफ्टवेयर होगा, उसमें टॉपिक का नाम लिखा होगा, फिर नीचे एक बॉक्स बना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, वहां पे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप करनी है। तो ये वहां पे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप करनी है। फिर वहां पे कॉजेस का और इफेक्ट का डब्बा बना होगा, वहां पे अपने तीनों कॉजेस टाइप करनी है, तीनों इफेक्ट्स टाइप करने हैं। फिर उसके नीचे सबसे बड़ा डब्बा बना होगा, वहां पे आपने एक्चुअल ऐसे इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ये वाला डब्बा, एक डब्बा ऐसे यहाँ पे बना होगा जिसमें आपने एक्चुअल ऐसे लिखना है। ये तो ये सारी चीजें वहां पे इंशाल्लाह तुम लोगों को जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें वहां पे करनी है आपको। नहीं, कंपोनेंट्स वर्ड काउंट में इंक्लूडेड नहीं है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। वर्ड काउंट में कंपोनेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्लानिंग का पार्ट है। एक्चुअल ऐसे ना, यहाँ पे ये इस तरीके से आपने 146, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो कितने वर्ड्स का है? वो है 32 वर्ड्स का। सही है। और जो मेरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो कितने वर्ड्स का है? वो है 36 वर्ड्स का। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ज्यादा वर्ड्स यूज किए हैं, और जो मैंने मिड के पैराग्राफ्स है उसमें मैंने 78, मतलब 78 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 26 वर्ड्स के ये आपके पास 3 पैराग्राफ हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अगर आपने आप इस देखो, ये जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग में तो लिटरली आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स को ऐड और लेस कर सकते हो। तो अगर मुझे लग रहा है कि यार 146 लिख ही लिए हैं तो 4 वर्ड्स और ऐड कर लेता हूँ, तो देखो मैं 4 वर्ड्स कहीं पे कैसे एंटर कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ मैं। makes richer countries richer, but it often leaves poorer ones behind, making the gap between them bigger and keeping some people in poverty for generations. In poverty and problems for generation. अब देखो 2 वर्ड्स ऐड हो गए, देखो कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल वर्ड काउंट। देखिए 148 हो गया, 2 वर्ड्स ऐड किए 148 हो गया। सही है। ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपोनेंशियली हर्टिंग द planet, ये देखो exponentially and negatively affecting the planet। सही है। तो मैंने अभी 2 वर्ड्स और ऐड कर दिए, अब देखो कितना हो गया, पूरा 150। देख रहे हो क्या हुआ, ये पूरा 150 का हो गया। तो इस तरीके से तुम इसको चेंज कर सकते हो। जी, ऐसे स्टार्ट होगा तो काउंटिंग शुरू होगी। अच्छा, तुम लोगों को काउंटिंग नजर नहीं आएगी? हाँ, तुम लोगों को कैसे नजर आएगा? लेट सपोज यहाँ पे अगर तुम एक और वर्ड लिखते हो, लेट सपोज तुमने यहाँ लिखा एंडिंग, जैसे एंडिंग लिखोगे ना तो एंडिंग वाला जो वर्ड होगा ना वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 150 के बाद वो इस तरीके से हो जाएगा, 150 के बाद वो इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे मजीद तुम अब लिख नहीं सकते। तुम इसके आगे कुछ भी लिखोगे ना तो वो क्या करेगा, उसको रेड पे लिखना शुरू कर देगा। जैसे अब तुमने यहाँ पे लिखा तो ये इस तरीके से इसको रेड कर देगा। सही है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मुझे 2 वर्ड्स कम करने हैं, तुम्हें पता चल जाएगा मुझे 10 वर्ड्स कम करने हैं, तो कम कर देना। ठीक हो गया। चले, एक ऐसे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये मैं आपको भेज दूंगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो अर्थ है, जो हमारा गोला है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंटली वो राइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साल जो ना एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं सर, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि 0.15 मतलब 10 साल में जो है 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एवरेज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में 0.15, 10 साल में 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। तो सर ये भी काफी सिग्निफिकेंट है कि आज से 10 साल पहले जो टेम्परेचर हुआ करता था, अभी जो है उससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है। 20 साल के बाद 1.5 ज्यादा होगा, 20 साल के बाद 1 पॉइंट ज्यादा होगा। तो सर इसका मतलब है कि 40 साल के बाद तो अर्थ जल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी होगी।
टाइटल लिखा हुआ होगा, टाइटल आपने नहीं लिखना, ठीक है। जहां तक मुझे पता है टाइटल नहीं लिखा होता, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए डब्बा दिया हुआ होता है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग की कोई ना कोई वजूहात होती है, कोई ना कोई कॉजेज होते हैं, कोई ना कोई रीजंस होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होती है क्योंकि हम लोग ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसको एमिट कर देते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? ये जो हमारा अर्थ है ना, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। इसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, इसके अंदर मीथेन होती है, इसके अंदर और बहुत सारी गैसेस होती हैं, सही है। तो ये जो गैसेस है ना, ये क्या करती हैं कि ये हमारे ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप्ड है, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि ये यहाँ से निकल जाती है, एमिट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये एक कॉज है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये कॉज है, इसका इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप जो है जंगलात खत्म कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या होगा? लॉस ऑफ कार्बन सिंक। ये जो कार्बन सिंक है ना, ये मैं अक्सर बड़ा फ्रेज यूज करता हूँ, तुम लोग भी अच्छा याद कर लो, बड़ा अच्छा फ्रेज है। देखो, एक होता है घर में सिंक, वो जो सिंक होता है उसमें क्या करते हो तुम? अपने गंदे हाथ धोते हो, तो जो हाथ की गंदगी होती है वो क्या करती है? सिंक के अंदर चली जाती है, तुम्हारे हाथ साफ हो जाते हैं। तुम जब बर्तन धोते हो तो बर्तन की गंदगी सिंक के अंदर चली जाती है, बर्तन साफ हो जाते हैं। तुम ब्रश करते हो तो जो मुंह की गंदगी होती है वो सिंक के अंदर चली जाती है और मुंह साफ हो जाता है। तो सिंक का काम होता है गंदगी को ले लेना और उस चीज को साफ कर देना, ठीक है। तो दरख्त का काम भी यही होता है, दरख्त सिंक के तौर पे काम करता है। जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन होता है ना, जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन होता है, तो वो कार्बन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, वो गंदगी है हमारे लिए। तो दरख्त क्या करते हैं? दरख्त वो कार्बन खा जाते हैं, दरख्त वो कार्बन खा जाते हैं और उसके बदले में हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो दरख्त क्या करे? कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं कि वो गंदगी को खा जाते हैं और एनवायरनमेंट को साफ रहने देते हैं, सही है। तो सर, ये एनवायरनमेंट में कार्बन कहाँ से आता है? कि जितनी भी हम एनर्जीज जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, गैसेस बर्न कर रहे हैं, फ्यूल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे इससे एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज होता है। और जब एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज होता है तो कार्बन जो है वो फौरन से चला नहीं जाता, वो एनवायरनमेंट के अंदर रह जाता है। तो जितने ज्यादा दरख्त होंगे, एनवायरनमेंट का कार्बन इतना ज्यादा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन का एक नुकसान ये है कि हम खुद ही क्या कर रहे हैं? उस सिंक को खत्म कर रहे हैं जो कि कार्बन खा जाता है। एक और कॉज क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उसी तरीके से एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता चले जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रही है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ग्लोबल वार्मिंग कौन बढ़ा रहा है? इंसान अपने खुद के हाथों से बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ को जो है वो बहुत ज्यादा थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को और बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी पता है क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है कि देखो, बायो बायो का मतलब हो गया ये जो बायोलॉजिकल बीइंग्स होते हैं, जैसे कि इंसान, सही है। इसी तरीके से सिर्फ इंसान तो नहीं रहते, डाइवर्स किस्म की बायोलॉजिकल लोग रहते हैं, जैसे कि जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, फिश रहती है, फिर रेप्टाइल्स रहते हैं, फिर उसके बाद इंसान रहते हैं, फिर उसके बाद मैमल्स होते हैं। बहुत सारे किस्म के आपके पास बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इनकी लाइफ को थ्रेट पहुंच रहा है। मुआज कह रहे हैं कि सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एफिनिटी और फिशबोन दोनों में लिखनी होंगी। यार मैंने माजरत के साथ मैंने बच्चों को जब से हेल्प करना शुरू किया इस पेपर में, मैंने सिर्फ फिशबोन पे फोकस किया है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी एज ऑफ दिस मोमेंट मुझे एफिनिटी के बारे में नहीं पता। इफ यू आर रियली दैट इंटरेस्टेड इन एफिनिटी ना, तो मैं तुम लोगों को एक दो क्लास में समझा दूंगा खुद समझ के। लेकिन आई बिलीव मैंने एक दफा कोशिश की थी एफिनिटी को बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स था, बच्चे और उलझ गए थे। ये तो देखो सिंपल सिंपल है यार। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अगली क्लास में तुम लोगों को इस पे प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, हितेश कह रहा है कि सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो टॉपिक्स होंगे वो यही होंगे ना, या कोई नया टॉपिक आएगा जिन पर ऐसे लिखना होगा? डिपेंड करता है हितेश, इसमें ना टॉपिक जो है वो इसमें जो टॉपिक्स है वो रिपीट तो होते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि नए टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो मैं तुम लोगों को जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दूंगा ना, तुम वो तैयार कर लेना। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वही टॉपिक आ जाएगा। अगर कोई नया टॉपिक आए तो फिर यार देख लेना, संभाल लेना, सही है। अब देखो, प्लानिंग में अगर मैं तुम्हें इतना सोचवा रहा हूँ, तो सोचो कि जब तुम लोग वहां पे जाके सोच के अगर ये लिख लोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉज इफेक्ट, 1 2 3,
तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे लिखना आसान हो जाएगा। अब देखो सारी चीजें तुम्हारे पास है, सारी नॉलेज तुम्हारे पास है, अब ये जो एक्चुअल ऐसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है। भाई देखो, मैंने ऊपर लिखा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इंसानों के एक्शन की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट का बैलेंस जा रहा है और बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट अर्थ को जो है वो थ्रेट्स पहुंच रहे हैं और हमारे जो सर्वाइवल के चांसेस है वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस jeopardizes the earth's climate balance, अर्थ का जो क्लाइमेट बैलेंस है वो जेपरडाइज हो रहा है। सही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो जेपरडाइज हो रही है, इसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट थ्रेट्स फेस करने को मिल रहे हैं कि हमारा फ्यूचर है और जो हमारा सर्वाइवल है वो रिड्यूस हो चुका है। सही है, इसके बाद लिखा हुआ है एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स। अच्छा, ये वो था कि हमारे जो ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो कॉज है एक ग्लोबल वार्मिंग का, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। कि जब हम बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करते हैं बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर, इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर जो ना हीट ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेट पैटर्न्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसमें हमारा जो इकोसिस्टम है वो खतरे में आ जाता है। इकोसिस्टम होता है जो हमारा कनेक्टेड रहन सहन है, कि परिंदे इंसानों के साथ कनेक्टेड है, इंसान जानवरों के साथ कनेक्टेड है, जानवर जो है मछलियों के साथ कनेक्टेड है, मछलियां जो है वो इंसेक्ट के साथ कनेक्टेड है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जंगलात से कनेक्टेड है, जंगलात हमसे कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, पानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इकोसिस्टम जो है ना वो खतरनाक हो जाएगा, और ह्यूमन जो उनकी इंसानियत जो है ना वो बड़े खतरे में आ जाएगी। तुम लोगों को पता है ना कि परिंदे जो है उनकी तादाद बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर रही है, और जो परिंदे जो है वो मर जाएंगे ना तो उसकी वजह से बहुत खतरनाक इकोसिस्टम जो है ना उसमें डेंजरस डेंजरस नजर आएंगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, मैंने आपको बताया था कि अगला क्या है डिफॉरेस्टेशन, कि हम जो अपना कार्बन सिंक होता है ना वो लूज कर जाएंगे। ठीक है, कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड हासिल करने की वजह से या अर्बन एक्सपेंशन शहर वगैरह को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि दरख्तों को काट दिया जाता है। हम जो अपना वाइटल कार्बन सिंक है जैसे फॉरेस्ट वगैरह वो खो देंगे, सही, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अर्थ की जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने की, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो नेगेटिवली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी, रिफ्रेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे ना तो उनको लगेगा कि यार इसको लिखना नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत रिफ्रेज कर लेना, सही, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। जी अब्दुल वहाब, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और शेख बिलाल जी, लिस्ट सॉल्व्ड है, तो वो जो ऐसे ऐसे आपको दूंगा ना वो सॉल्व्ड होंगे। सही है, वैसे टॉपिक्स मोस्टली सोसाइटी इश्यूज पर ही होंगे। मैंने अभी आज को पिछला हैंडआउट दिया है ऐसे लेटर वाला, उसमें ऐसे के भी नाम लिखे होंगे, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 16-17 ऐसे के टॉपिक लिखे हुए उसमें, तो वही टॉपिक्स तुमसे पूछे जाएंगे। सही है, अ, ईशा कह रही है सर पेपर में कॉज, हमको कॉज और इफेक्ट एज स्टेटमेंट लिखनी होती है या वी कैन कॉपी इट एज इट इज इन आवर ऐसे। आपने एज एन स्टेटमेंट लिखनी होती है, जो आप सॉरी जो कॉज और इफेक्ट होते हैं ऊपर कोशिश कीजिएगा कि ऊपर वाले जो कॉज और इफेक्ट है वो एक दो वर्ड्स में आ जाए, पूरे पूरे सेंटेंसेस ना हो, और नीचे वाले जो कॉज और इफेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअल ऐसे में वो अपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टर सर कल की रिकॉर्डिंग आपने सेंड नहीं की ग्रुप में, वो कल की रिकॉर्डिंग इसलिए सेंड नहीं की क्योंकि वो अभी कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको ये PRC 1 की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी ना, कल की रिकॉर्डिंग में सेंड नहीं कर पाया हूँ, वो अभी एज ऑफ दिस मोमेंट कन्वर्ट हो रही है, जैसे कन्वर्ट होगी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सही है, ऐसे लेटर वाली कर दी है, ऐसे वाली अभी हो जाएगी कन्वर्ट, और जो कल की क्लास हुई थी, कल की कौन सी क्लास हुई थी, PRC 5 की वर्कशॉप हुई थी, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सही है, तो आपके सर हाँ इसके क्लास के बाद मैं दोनों लिंक भेज दूंगा। आप लोगों ने रिसेंटली जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है सपोर्ट वाला, उसमें मैं सारी चीजें भेजता हूँ, मैं वहीं पे भेज दूंगा। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन वाला पैराग्राफ हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और इंटेंसिफाई हो रही है, इन्वायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस सामने से नजर आ रहे हैं। अब नीचे मैंने आपको बताया सोल्यूशन लिखना है कि अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग से कॉम्बैट करना है, लड़ना है, सही है, वी मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन
हमने क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमने रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है। हमने रीस्टोर करना है कार्बन सिंक को। सही है। और हमने क्या करना है, ट्रांजिशन करना है क्लीनर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ रही। हाँ हाँ। देख, मैं बताता हूँ। जब स्क्रीन शेयर करेगा ना, स्क्रीन शेयर करके वो जो मोर पे 3 डॉट्स लगे हुए होते हैं, स्क्रीन शेयर करेगा तो मोर पे 3 डॉट्स होते हैं, तो जैसे पे क्लिक करेगा ना तो एनोटेशन लिखा हुआ होगा, उसको डिसेबल कर देना। लिखा होगा डिसेबल। ना 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 ना, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो जब स्क्रीन शेयर कर देते तो नहीं पट्टी बनी आती है, ऑडियो वीडियो पार्टिसिपेंट चैट शेयर, उसी में सबसे एंड एक मोड लिखा हुआ है। लिख तो सही। मैं अभी जूम पे ही हूँ ना, नया वाला मेरे पास भी खुला हुआ है। कॉल पे ही रहे, 1 मिनट में फौरन हो जाएगा। जी, क्या मसला आ रहा है? कौन ऐड नहीं है? अच्छा, वो उस वाले ग्रुप में, सपोर्ट वाले। अच्छा रुक जा, मैं सपोर्ट वाले ग्रुप का लिंक दे देता हूँ आपको। भाई एडमिन के पास मत जाइएगा, क्योंकि वो मैंने अपना पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है। अगर उस वाले ग्रुप में, अगर उस वाले ग्रुप का पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई ग्रुप क्यों बना हुआ है। ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लें। जो मैं बेसिकली जो भी मैं लिंक भेजता हूँ ना, स्मार्ट क्लासेस के ग्रुप में या वर्कशॉप वाले ग्रुप में या दोनों में, वो सपोर्ट वाले ग्रुप में जाता ही है। मतलब सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें मैं तमाम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइमली नहीं पढ़ पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, फिर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनका एक्सेस वगैरह बंद हो जाता है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि फिर दूसरी बार फीस लेने का तुक नहीं बनता है। तो वहां पे मैं क्या कर रहा होता हूँ कि बच्चों को अपनी तरफ से ही एक्सेस वगैरह दे देता हूँ चीज़ों का, जो भी मेरे पास मौजूद होती हैं। उसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप। तो वो ज्वाइन कर लोगे ना तो उसमें हमेशा कम्युनिकेशन जारी रहेगी। तो सर यहाँ अक्षय कुमार को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, ये तुम्हारे पास दूसरा ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इसके जो ना नंबर काउंटिंग देख लेते हैं कितनी हो रही है। अब देखो 143। अब 143 का मतलब क्या है कि हमारे पास कम से कम 2 वर्ड्स तो और इंक्रीज करने हैं। मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, जो लिंक फिर मैंने पेस्ट कर दिया, चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स इंक्रीज करने हैं। तो लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस jeopardizes the earth's climate balance and biodiversity। तो कर सकते हो अर्थ क्लाइमेट बैलेंस, सही है। और यहाँ पे कर सकते हैं अर्थ क्लाइमेट बैलेंस।
और एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, दो वर्ड्स और ऐड हो गए, एंड बायोडाइवर्सिटी, पोजिंग अ सिग्निफिकेंट threat to our planet's future and its people chance of survival being reduced significantly. Excessive greenhouse gas emission from burning fossil fuels, burning fossil fuel, burning non-renewable resources, non-renewable resources such as fossil fuels। तो ये ले मैंने कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, अभी 150 हो जाएगा। यह बताने का मकसद ये है कि देखिए मैं भी क्या कर रहा हूं आपके साथ साथ चीजों को। 149 हो गए 149 तक आ गया। अगर 143 भी था तो आ गया। मैंने चैट पे जो है वो आपको लिंक भेजा हुआ है, चैट पे देखिए, चैट पे मिला लिंक। चले, डन हो गया, सही है। तो ये हमने जो है वो दो ऐसे प्रैक्टिस कर लिए। ये हैंडआउट मैं आपको भेज दूंगा, इसमें दो ऐसे ही हैं, सही है। ये आपको दोनों ऐसे समझ आ गए होंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चल रहा हूँ अपने दूसरे हैंडआउट की तरफ। इसको मैं बंद कर दूं, इसको मैं जरा बंद कर रहा हूँ। अब अगले हैंडआउट की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये रहे आपके पास ऐसे, ठीक है। हम लोगों ने अभी जो टॉपिक्स, ये आपको बेसिकली हैंडआउट मिला हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको भेज दूंगा, सही है। मैं आपको जब हैंडआउट भेजूंगा तो इंशाल्लाह आप उससे क्या कीजिएगा कि ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट पढ़ लिया हमने, सही है। और हमने पढ़ लिया ग्लोबल वार्मिंग, सही है। इसी तरीके से मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ऐसे है, चाइल्ड लेबर का भी है, मेरे ख्याल से स्लीप डिप्रिवेशन का भी है, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट का भी शायद है, सही है। इसके अलावा जो है इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल लाइफ, यानी कि गांव देहात में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उस पर भी है, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन पे भी है, शायद वाटर क्राइसिस पे भी है, सही है। तो ये मैं आपको सारे ऐसे दे दूंगा, बाकी आप क्या कर लीजिएगा, खुद लिख लीजिएगा, मुझे चेक करा दीजिएगा, काफी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते अगले ऐसे की तरफ। ये आपको नजर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? काइंडली बता दें। सही है। अब अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि एआई जो है वो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है इंडस्ट्रीज को, सोसाइटीज को, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है और चैलेंजेस भी क्रिएट कर रहा है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, सही है। अब कॉज वन क्या है कि एक वजह है एआई को लाने की कि चीजों को ऑटोमाइज कर दिया जाए, चीजों को ऑटोमाइज कर दिया जाए या उसको सिस्टमैटिक कर दिया जाए। फॉर दैट आपको एआई की जरूरत होती। तो पहली कॉज, पहली वजह थी एआई को लाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की, वो थी उसकी ऑटोमेशन, सही है। अब उसका इफेक्ट क्या आया? उसकी वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई और लोगों को अपनी स्किल्स को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट आ गई, सही है। तो पहला कॉज क्या है? ऑटोमेशन। उसका इफेक्ट क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट और रिक्वायरिंग री स्किलिंग, कि आपको अपनी जो है ना स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, सही है। यहाँ पे आपके पास अगला लिखा हुआ है डाटा एनालिसिस, कि एक जरूरत ये पड़ी कि हमें डाटा को एनालाइज करने में बड़ा मसला होता था तो हम एआई लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही होता है अब्दुल्ला, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, देखो तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तीनों नेगेटिव हो सकते हैं।
एक पॉजिटिव दो नेगेटिव हो सकते हैं, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, मसला नहीं है। सही है। फिर एक और कॉज आपके पास लिखा हुआ है डाटा एनालिसिस, कि हमें डेटा को एनालाइज करना होता है। सही है। इसका इफेक्ट ये है कि यहाँ पे आप जब आप डाटा एनालाइज करते हो एआई को यूज करते हुए, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि प्राइवेसी कंसर्न आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने जानबूझ के क्या किया, एक पॉजिटिव इफेक्ट लिखा हुआ है, एक नेगेटिव इफेक्ट लिखा हुआ है। सही है। आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हो कि लेट सपोज, अगर अगर लेट सपोज तुमने पॉजिटिव जाना है तो तुम ये वाला पॉइंट मत लिखो। सही है। तुम ये वाला पॉइंट मत लिखो। और हेल्थ केयर के लिए भी हमको क्या है, एआई की जरूरत पड़ती है। हेल्थ एआई जब आ गया हेल्थ केयर में, तो आउटकम जो है वो है कि आपकी जो हेल्थ का आउटकम है वो बेहतर हो गया है, लेकिन क्या है कि एथिकल ओवरसाइट वगैरह हो जाती है, एक डिसएडवांटेज है। सही है। तो तुम क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन रिक्वायरिंग रीस्किल्स, डाटा एनालिसिस, बेटर डिसीजन, और हेल्थ केयर इंप्रूव्ड आउटकम, ये हो गए पॉजिटिव। अगर तुम्हें नेगेटिव में जाना है तो ऑटोमेशन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, डाटा एनालिसिस, इंक्रीज्ड प्राइवेसी कंसर्न्स, सही है, हेल्थ केयर, नीडिंग रेगुलेटरी एंड एथिकल ओवरसाइट। अगर तुम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो तो पॉजिटिव जा सकते हो, नेगेटिव लिख रहे हो नेगेटिव जा रहे हो, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहे हो तो तुम क्या करो, उसको लिख लो। सही है। तो ये तुम्हारे पास एक तरीका मौजूद है। सही है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे पढ़ के बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना 350 वर्ड का है। मेरे पास एक और कोर्स है पीएसटीसी का, पिफा में कोर्स पढ़ाता हूँ मैं पीएसटीसी। तो उनका जो ऐसे आता है वो आता है 350 वर्ड्स का। उनका जो ऐसे आता है 350 वर्ड्स का आता है। तो मैं तुम्हें 350 वर्ड का ऐसे तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये देखो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। सही है। फिर उसके बाद आपके पास ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। सही है। और बीच में आपके पास 3 कॉजेस और 3 इफेक्ट के 3 पैराग्राफ खुले हुए हैं। सही है। तो मैं तुम्हें ये पढ़ा नहीं सकता, मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम उसमें से रीड करके 150 वर्ड्स अपने लिए निकाल लो। सही है। तुम लोगों को मैं ऐसे जरूर दूंगा ताकि तुम ये 300 वर्ड्स देखकर इसमें से अपने लिए 300 वर्ड में से 150 वर्ड्स निकाल लो। ठीक है। ऐसे टू चाइल्ड लेबर, इसका मतलब है कि सर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी तकरीबन ऐसे देख लिया है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। अगला आपके पास है चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर में भी क्या है आपके पास, या तो प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है। वैसे यहाँ तो खैर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, अपॉर्चुनिटी तो ना होने के बराबर है। जैसे चाइल्ड लेबर परसिस्ट एज ग्लोबल इशू, चाइल्ड लेबर एक ग्लोबल इशू है। से इसमें बच्चों को क्या किया जा रहा है कि उनका राइट टू एजुकेशन जो है उससे डिप्राइव किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। सही है। और उनको खतरनाक कंडीशंस में डाला जाता है। बतुल फातिमा कह रही है कि सर डू वी हैव टू सेपरेट लाइंस और कैन बी राइट इन 2 पैराग्राफ्स। बतुल मैं सवाल समझा नहीं हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। राफे कह रहे हैं कैन बी पुट ऑल कॉजेज इन वन पैरा एंड ऑल इफेक्ट्स इन द नेक्स्ट वन। यार कर सकते हो, लेकिन खिचड़ी बन जाएगी, पता है राफे। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि कॉज और इफेक्ट को लेके चलो तो आसानी रहेगी। सही है। हितेश कह रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी है। ठीक है। नासिर कह रहे हैं सर कोई ऐसा टॉपिक लेना जिसमें अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट हो। ये अभी एआई वाली थी ना, इसमें एक अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट भी तो थी। सही है। बतूल फातिमा कह रही है सर वी आर राइटिंग 2 लाइंस देन टेकिंग गैप्स। सही है। वो 2 लाइंस नहीं है, वो बेसिकली एक पैराग्राफ है। अगर तुम देखो ना वो पैराग्राफ है, तुम्हारे पास वर्ड्स जो है वो कम है, तभी 2 लाइनें लग रही है। सही है। अगर देखो यहाँ पे वर्ड ज्यादा हैं तो ये पैराग्राफ की साइज देखो कितना बड़ा हो गया है। वहां पे तुम्हारे पास है ही ले देकर 150 वर्ड्स, तो 5 पैराग्राफ में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 2-2 लाइनें निकलेगी। वो लाइनें नहीं है, वो पैराग्राफ है। सही है। समझ आ गई बात। आप लोग अगर पैराग्राफ देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, जरा समझिएगा इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। जब आप ऐसे लिख रहे होते हो ना, तो आप ऐसे को ब्रेक करते हो इनटू पैराग्राफ्स। जैसे मैंने बताया पहला पैराग्राफ था इंट्रोडक्टरी, दूसरा था कॉज इफेक्ट 1, तीसरा था कॉज इफेक्ट 2, चौथा था कॉज इफेक्ट 3, और लास्ट था कंक्लूडिंग पैराग्राफ। 5 पैराग्राफ्स लिखे। सही है। जब आप हमेशा याद रखना, जब आप सेंटेंस लिखते हो ना, तो एक सेंटेंस जो है ना बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब आप एक पैराग्राफ लिखते हो ना, तो एक पैराग्राफ बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने जो है एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस लिखना है, तो उसके कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे। जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पास 150 वर्ड का ऐसे था, तो वहां पे हमारे पैराग्राफ 2 लाइनों के हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस होता है। हमेशा एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस होता है।
अगर आप एक पैराग्राफ में 2 आइडिया डिस्कस करोगे तो क्या होगा, पैराग्राफिंग जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये बड़ा पैराग्राफ भी है ना, अगर ये बड़ा पैराग्राफ भी है ना, तो इसमें क्या हुआ है, एक आइडिया ही डिस्कस हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एआई जो है उसकी एबिलिटी होती है कि वो आपकी डाटा एनालिसिस को एनहांस कर सकता है। तो देखो एक एआई का इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो, डाटा एनालिसिस को एनहांस कर सकते हो कि एआई के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, सही है, वो आपको डाटा बहुत क्विकली और बहुत एक्यूरेटली प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। सही है, आप जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो और बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी और बिजनेस ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। लेकिन इसका एक मसला ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि एआई का जो डाटा होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, सही है, और उसमें रिस्क वगैरह बढ़ जाता है डाटा ब्रीच का। यहाँ पे सिर्फ मैंने वही बात की है जो कि एक कॉज और इफेक्ट था, सही है। इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यस, 1 आइडिया पर पैराग्राफ, वेरी गुड, आगे बढ़ जाता है। अगला है चाइल्ड लेबर। अब देखो चाइल्ड लेबर क्यों होती है, पहला कॉज पॉवर्टी। भाई लोग बच्चों को काम पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनको खाना खाना होता है, उनको बिल पे करने होते हैं, उनको अपने घर के काम काज करवाने होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पॉवर्टी की वजह से बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ लेके चले जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या है कि उनकी कहीं आदत लग जाती है, वो रिलाय करना शुरू हो जाते हैं चिल्ड्रन इनकम पे। पहले भाई पॉवर्टी थी, बच्चे को काम पे लगा दिया, अब कुछ हालत बेहतर होना शुरू हुए हैं तो आप उनको काम से छुड़वा दो, लेकिन आपकी आदत लग जाती है उनको उनकी इनकम पे रिलाय करने की, उसका इफेक्ट नजर आता है, सही है। फिर दूसरा कॉज क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं होती है कि यार अभी थोड़ा बहुत गुजारा कर लो, बच्चे को पढ़ा दो, आगे वो क्या करेगा, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटीज का कभी भी पता नहीं चलता है। एक मसला ये है कल्चरल नॉर्म, ये जो कल्चरल, ये ना, ये कल्चरली बहुत चीज आम हो चुकी है कि यार बच्चे को क्या करो कि उसमें रोजगार में डाल दो। तो जब आप अपने बच्चों के ऊपर से हाथ खड़ा कर लोगे तो दुनिया तो उनको एक्सप्लॉइट करेगी, उनको खतरनाक कंडीशंस में लेके जाएगी। शब्बर कह रहे सर चाइल्ड लेबर पे अपॉर्चुनिटी ऐसे लिखे तो एथिक्स की वजह से मार्क्स डिडक्ट होंगे। आई पर्सनली बिलीव शब्बर कि अगर तुम लेट सपोज उसको एथिकली जस्टिफाई कर दोगे ना तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन यार ये तो उसमें तो बहुत हुनर, बहुत महारत चाहिए शब्बर, कि अगर तुम चाइल्ड लेबर को एज अपॉर्चुनिटी लिखोगे। मेरे माइंड में भी एक दो पॉइंट आ रहे हैं, एक दो पॉइंट मेरे माइंड में भी आ रहे हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इसके लिए तो बहुत क्रेजी ड्राफ्टिंग स्किल्स चाहिए होगी, क्योंकि तुम अगेंस्ट द नॉर्म जाके बात कर रहे हो। तो ये तो बड़ा लोगों को ट्रिगर करेगा, तो ज्यादा बेहतर है कि तुम इसको नेगेटिव में ही लिखो। ऐसा कोई टॉपिक ये था ना, एआई वाला टॉपिक था ना, उसमें थी ना एडवांटेजेस, कि भाई एआई की वजह से आप क्या कर रहे हो कि अपने डाटा को बहुत क्विकली, बहुत रैपिडली और बहुत एक्यूरेटली एनालाइज कर रहे हो। एआई की वजह से जो आपके पास हेल्थ आउटकम्स होते, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत एक्यूरेट हो गए, ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गई है। और एआई की वजह से क्या हो गया है कि लोगों को मौका मिल रहा है कि वो अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एआई के अपॉर्चुनिटीज बताई थी। बतूल इज अगेन ह्यूमन राइट, यू कैन नॉट जस्टिफाई चाइल्ड लेबर। बतूल देखो इसमें ना थोड़ी सी गुंजाइश है, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। देखो ये जो चाइल्ड लेबर का जो लॉज होते हैं ना, आप देखोगे ना अक्सर दुनिया में जो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे चाइल्ड लेबर अलाउड ही नहीं है, वहां पे चाइल्ड लेबर अलाउड ही नहीं है। लेकिन अगर व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वहां पे चाइल्ड लेबर अलाउड है, लेकिन उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे बच्चे को आप जो है ना, वो जो ऑफिस आवर्स होते हैं ना, उसका 50% काम कराओगे, कि अगर 8 घंटे का ऑफिस है तो आप उसको 4 घंटे काम कराओगे। फिर उसमें भी जो लोगों की पर आवर सैलरी बनती है ना अर्ली स्टेज पर, आप उसको उसका 1.5 गुना दोगे। लेट्स सपोज अगर एक बंदे के पर आवर बनते हैं 500 रुपए, तो आप उसको 750 रुपए दोगे। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर अलाउ है, लेकिन उसके बहुत सारे स्पेशल राइट्स है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर को अब्यूज करते हैं। तो वो किस तरीके से, बिल्कुल भाई मास उन लॉस को कोई फॉलो नहीं करता। जैसे क्या होता है कि बच्चे को आज बोलते 4 घंटे काम करवाओ, ये लोग कहते हैं कि बच्चे को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी तो ऐसी हालत ही नहीं है कि तुम्हें 4 घंटे काम कराया जाए, तुम 10 घंटे काम करो, सही है। या फिर उसको बोलते हैं कि भाई तुम इतना अच्छा काम कर नहीं सकते, तो हम लोगों को पर आवर 500 रुपए देते, तुम्हें 250 रुपए देंगे, सही है। तो यहाँ पे इसलिए जो है चाइल्ड लेबर कहीं ना कहीं एथिकल हो सकती है, लेकिन अगेन उसको जस्टिफाई करना ना इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो मैं तो यही कहूंगा झमेलों में नहीं पड़ो,
अगर तुम्हें कोई टॉपिक का ऐसे मिलता है जो कि अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकता है या प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है, और यू फील लाइक कि इसमें अपॉर्चुनिटीज कम है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दो। अगर तुम्हें लगता है उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है। देखो अगेन बतुल फातिमा, तुम कह रही हो कि इट्स इलीगल फॉर द पेरेंट्स टू फोर्स देयर किड्स इनटू लेबर, लेकिन अगर लेट सपोज अगर बच्चा जो है वॉलेंटरीली जा रहा है, उसके उसको मैनिपुलेट किया हुआ है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके उसको उसको मनवा लिया है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सजा नहीं होगी। कानूनी तौर पे ये जो कानून बना हुआ है कि जो चाइल्ड लेबर है पाकिस्तान में अलाउड है, क्योंकि बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, सारे घर वालों को काम करने के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन अगेन इतना काम नहीं करवाओ कि वो अपनी ग्रोथ वगैरह जो है वो छोड़ दें। खैर इस पे तो डिबेट चलती रहेगी। मेरे ख्याल से ये तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा, ये 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट समझ आते हैं तुम लोगों को। ये जो 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट है कि एक कॉज है चाइल्ड लेबर का, पॉवर्टी, और उसका इफेक्ट क्या नजर आता है कि लोग अपने बच्चों की इनकम पे रिलाई करना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कॉज ये है कि यहाँ पे एडुकेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो बच्चों को अगर थोड़ा बहुत आप क्या करो स्कूल वगैरह की तरफ भेजो तो वो पढ़ाई करेंगे, उनकी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अगर आप उनको बचपन से मजदूरी में लगा दोगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेगी। एक और कॉज ये है कि कल्चरल नॉर्म, कि लोगों ने नॉर्म बना लिया है कि बस गरीब है तो बच्चों को काम पे लगाना है। भाई तुम इतने गरीब थोड़ी हो कि थोड़ा सा अपना गुजारा करके बच्चे को स्कूल भेज दो या उसके स्किल्स डेवलप कर दो। तो कल्चरल नॉर्म बन गया, जब तुम अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो दुनिया भी एक्सप्लॉइट करेगी, वो उनको जो ना ज्यादा काम करवाएगी, कम सैलरी देगी, मारेगी पीटेगी। तो ये जो है ना कुछ चाइल्ड लेबर के पॉइंट्स हैं, आई होप ये समझ आ गए होंगे। ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज। अब हेल्थ प्रॉब्लम रूरल एरियाज भी हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम अर्बन एरियाज भी हो सकता है। सही है। रूरल एरियाज क्या है कि देखो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एक हेल्थ प्रॉब्लम आने की वजह क्या है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास सोफिस्टिकेटेड मशीनरी नहीं है, आपके पास डायग्नोसिस सेंटर्स नहीं है। सही है। तो यहाँ पे आपकी डायग्नोसिस बहुत डिले होती है और फिर ट्रीटमेंट डिले स्टार्ट होता है, तो फिर आपके पास सर्वाइवल के चांसेस बचते नहीं है। दूसरा ये है कि मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, कि लोग जो ना गांव देहात में काम करने को तैयार नहीं होते, तो वहीं के बेचारे कम पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, तो क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेकार हो जाती है, और फिर कम लोगों के होने की वजह से आपको ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, जैसे कि जो है वो उनको खाना ही नहीं मिलता, उनको डिजीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक वो इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी हेल्थ बेहतर नहीं हो सकती है। तो ये 3 कॉजेज है, 3 इफेक्ट है। अगर लेट सपोज लिखा होता है हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल और अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में भी जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके कॉजेज अलग हो जाएंगे। क्या कॉजेज हो सकते हैं जल्दी सोच के बताओ। वेरी गुड। पोल्यूशन, जबरदस्त। एक है पोल्यूशन के जो है ना अर्बन एरियाज में पोल्यूशन बहुत होता है, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बहुत है। इफेक्ट क्या होगा अगर पोल्यूशन है तो इफेक्ट क्या होगा। वेरी गुड। मेंटल हेल्थ, जबरदस्त। एक्सपेंसिव हेल्थ केयर, वेरी गुड। तीनों कॉजेज बहुत अच्छे हैं। पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा। अरे पोल्यूशन का इफेक्ट तो ये होगा बीमार होगा, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन का इफेक्ट ये होगा कि आपके पास जब मुल्क में, जब आपके पास शहर में इतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है, तो वहां पे जब लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको नॉर्मल बीमारी समझकर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पोल्यूशन रीजन नहीं होता, बल्कि कोई और अंडरलाइंग इश्यू होता है, बाद में वो बहुत ज्यादा बढ़कर आ जाता है। वेरी गुड। इंक्रीज चांसेस ऑफ फेटल डिजीज, यही बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो फेटल डिजीजेस होते हैं ना उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, कि अब जो है ना बंदे को, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम लोगों की, अच्छा एक ये होता है कि हमारी अवेयरनेस नहीं होती है, जैसे कि अभी इसने बिलाल जाहिद ने बताया कि आपके पास जो है ना वो अवेयरनेस नहीं होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि यार ये छोटी मोटी कंडीशंस हैं, और फिर वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। फिर जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उनके घर वाले उनको लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ तो स्टेज 3 का कैंसर था या फिर ये मसले मसाइल थे। तो ये कुछ कॉजेज और इफेक्ट है, तो यहाँ पे ये टॉपिक भी आ सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अर्बन एरियाज।
सही, तुम इस पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका भी टॉपिक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई हो। ये मैं हैंडआउट आपको शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मैंने अपने जो पीएसटी से स्टूडेंट्स थे उनको 350 वर्ड का लिखवाया था। और ग्लोबल वार्मिंग भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी मैंने अपने पीएसटीसी के स्टूडेंट्स को लिखवाया था। तो सो फार वी हैव स्टडीड लाइक 4 एसेस। सही है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। सही है, अब हम एक दो ऐसे और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। ये हैंडआउट्स मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सही है, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मोटापा। सही है, पहला कॉज क्या है कि पुअर डाइटरी हैबिट्स, लोगों की जो खाने पीने की हैबिट्स होती है वो काफी ज्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें मोटापा देखा जाता है। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं। हितेश, मैं उसके उसके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है तुम्हें, क्योंकि अभी अभी जो है ना हम ऐसे पे फोकस कर रहे हैं। सबसे लास्ट में मुझसे पूछना, ठीक है, इस सवाल का जवाब। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। तो पहला कॉज ये होता है कि बच्चों की जो खाने पीने की आदत होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, फ्राइड प्रोडक्ट जो है वो खा रहे होते हैं। सही है, शेख बिलाल कह रहे तो मुझसे रिलेट कर रहे हैं, मुझसे भी रिलेट कर रहा है। सही है, कि वो क्या करते हैं, फ्राइड आइटम खा रहे होते हैं। वो जो खाना खा रहे होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। वो जो खाना खा रहे होते हैं वो प्रोसेस्ड फूड होता है। सही है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कंज्यूम कर रहे होते हैं, शुगर की इंटेक बहुत ज्यादा होती है। सही है, आर्टिफिशियल फूड कलरिंग का कंजम्पशन बहुत होता है। सही है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, उनकी जो डाइटरी हैबिट्स होती है उसको खराब कर देती है। उसका इफेक्ट क्या होता है, क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ जाती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर टाइप 2 डायबिटीज, ये बढ़ जाती है। सही है, तो क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, जो कि हमेशा रहती है एंड तक। कॉज 2 क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। एक तो ये कि खा भी माशाल्लाह दबा के रहे और खराब खा रहे हैं, और दूसरा ये है कि इनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी नहीं है। तो पुअर फिजिकल फिटनेस की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है कि उनको खाना वगैरह हजम नहीं होता, अक्सर उनको स्टमक उनका अपसेट होता है। सही, डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ना की वजह से होता है, ठीक है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस, कुछ लोग बचपन से मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके उनको इनहेरिट होता है, उनके खानदान वाले मोटे थे। ये वो कहते हैं कि भाई अब्बू मोटे थे, भाई मोटे थे, तो मैं भी मोटा हूँ। तो यहाँ पे ना फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी मोटापा हो सकता है। तो इस ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए फिर उन बच्चों को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में और ज्यादा जो है उनकी डाइट वगैरह पे आपने काम करना होता है। सही है, तो इसका भी पूरा ऐसे लिखा हुआ है, वो देख लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब तुम लोग शायद समझ रहे हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। हम लोगों ने ऐसे को सोचना है। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। सही है, ये वाटर क्राइसिस क्यों है, एक मसला ये है इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। बारिश होती है तो बोलते हैं कि इस बार इतनी बारिश हुई कि हमारे पास 10 साल का पानी जमा हो गया। फिर क्या होता है, अगले साल वो सारा पानी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो सड़ जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो इरिकवरेबल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो इनएफिशिएंट है, वो बिल्कुल नाकारा है, फारिग है। इसका इफेक्ट क्या नजर आता है कि आपके पास जो वाटर रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। एक और कॉज क्या है, क्लाइमेटिक चेंज, कि आपके पास जो रेनफॉल पैटर्न जो है वो ऑल्टर्ड हो चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्लेशियल मेल्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह से पानी बढ़ रहा है कम हो रहा है, जल्दी आंसर दो। ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी बढ़ रहा है कम हो रहा है? अच्छा मेरा सवाल गलत था, सॉरी। जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं इससे जो यूजफुल वाटर है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, अब बताओ। जो यूजफुल वाटर है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है? पता है क्यों, अब मैं तुम्हें इसकी साइंस समझाता हूँ, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात करने जा रहा हूँ मैं। देखो, आ, हमारे जो पहाड़ी एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज जो है, इसमें जो है ना बर्फ जमी होती है पूरा साल, ये बात तुम लोगों को पता है, ठीक है। जब पहले टेम्परेचर कम हुआ करता था तो ये जो बर्फ है ना, ये बहुत स्लो स्लो करके मेल्ट करती थी। ये बहुत स्लो स्लो करके मेल्ट करती थी, तो उसका मतलब ये है कि आपकी आबशारें चलती रहती थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेल्ट करती थी, आबशार में कन्वर्ट होती थी, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती थी, आबशार में कन्वर्ट होती रहती थी। सही है, तो आपके आबशार ना फ्रेश रहते थे पूरा साल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ ना, तो ये जो ग्लेशियर है ना, ये बहुत स्पीड में मेल्ट होना शुरू हुई। तो जैसे ही गर्मी बिल्कुल अपने पीक पर होती है, तो ये जो ग्लेशियर है ये पूरा मेल्ट हो जाता है। और ये मेल्ट होके क्या करता है, सीधा सीधा
जो है वो समंदरों की तरफ चले जाता है, इसलिए कराची से होते हुए सीधा समंदर में चले जाता है। और समंदर का पानी तुम्हें पता है कि वो पीने के लायक नहीं होता, उसको पीने के लायक बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि समंदर का पानी पीने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो इसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर लेट सपोज आपके पास नल खुला हुआ हो और अपने हाथ से पानी पी रहे हो, ग्लास नहीं हो, तो अगर नल स्लो चल रहा होगा ना, तो आपका पानी गिर कम रहा होगा, आप पी ज्यादा रहे होगे। लेकिन अगर नल का बहुत तेज खुला होगा, तो आप पानी पी तो ज्यादा रहे होगे, लेकिन गिर उससे भी ज्यादा रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि पानी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगा। अभी तो आपको ज्यादा पानी मिल जाएगा, लेकिन आगे क्या करोगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ग्लेशियर मेल्ट ना कभी भी फायदा नहीं देता, नुकसान देता है। सही है। क्लाइमेटिक चेंज का मैंने बता दिया। फिर इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं तो पानी की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सही है। और ओवर एक्सट्रैक्शन हो रही है। मसला पॉपुलेशन ग्रोथ का नहीं है, मसला है कि इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है ना, उसकी वजह से पानी बचता ही नहीं है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ये भी एक कॉज बन जाता है वाटर क्राइसिस का। तो ये 3 आपके पास कॉजेज है, इनके 3 इफेक्ट हैं। तो इस पे तुम लोग ऐसे लिख लेना। सही है। तो यहाँ पे हमने अपने ऐसे कंप्लीट कर लिए। सही है। हमने ऐसे कंप्लीट कर लिए मेरे ख्याल से। एक था हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ओबेसिटी और वाटर क्राइसिस, ये हम लोगों ने कर लिए। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह तुम लोग देख लेना, कोई भी सवाल है मुझसे पूछ लेना है। मैंने तुम्हें टॉपिक सारे दे दिए, मैं वापस से दे दूंगा। जिनको नहीं मिले हुए वो देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उन सबको फायदा हो जाएगा। आज की क्लास को कॉल ऑफ करता हूँ, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे प्रेसीज। सही है। मेरे पास तकरीबन कुछ 10-12 प्रेसीज हैं, वो हम देख लेंगे। अच्छा, इनक्लोजर मैं बता देता हूँ। आपके जो भी सवाल था आप पूछ लें। हितेश ने मुझसे पूछा है जो मैंने ऐसे में इनक्लोजर बताया था उसमें क्या लिखना होता है। देखो, लेट सपोज अगर तुम्हारा जो ऐसे है, तुम्हारा जो लेटर है, उसमें अगर उसने बोला है भाई तुमने क्या करना है, कवरिंग लेटर लिखना है। कवरिंग लेटर जैसे कि जॉब एप्लीकेशन लेटर, जब तुम जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखोगे, तुम उस लेटर के पीछे सीवी भी लगाओगे। तो तुम बता देना कि मैंने सीवी जो ना इनक्लोज की हुई है। तो तुम लिखोगे, देखो तुम लिखोगे, कमेंट में देखना, इनक्लोजर करिकुलम बेटाए। देखो ऐसे इंक्लूजन। लेट सपोज अगर तुमने ना अपने लेटर के साथ ना कोई वो रिपोर्ट लगाई हुई है, ठीक है, तुम लिखोगे इंक्लोजर, और साथ में लिख लोगे लेट सपोज सेल्स रिपोर्ट 2024। अगर तुम किसी को सेल्स रिपोर्ट भेज रहे हो तो इंक्लोजर वर्ड लिखोगे, उसके साथ जो भी तुमने अटैच करना था उसका नाम लिख दोगे, दैट्स इट। तुमने और कोई कहानी लिखनी कि जो भी चीज अटैच्ड है ना वो तुम लिख दोगे। लेट सपोज अगर तुम क्या कर रहे हो, रिफंड मांग रहे हो ना, तो तुमने अपनी इनवॉइस लगानी है, तुम लिखोगे इनक्लोजर। सही है। और लिख दोगे इनवॉइस, ये तुमने क्या किया है, इनक्लोज कर दी है इनवॉइस। इस तरीके से क्या कर सकते हो, तुम इनक्लोजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब सवाल देख ले जरा, मेरे ख्याल से फटाफट चल रहा है कोई, मैं जरा देख लेता हूँ, फिर करते हैं एंड। तरह सर पीआरसी 1 और 5 आप पढ़ा रहे हैं, प्लीज आप वीकली शेड्यूल सेंड कर दें, डेट एंड टाइमिंग। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग आपको जो ना पीआरसी 5 का तो शेड्यूल आप लोगों के पास मौजूद है ना। पीआरसी 5 की जो क्लासेस चलती है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, उसका तो शेड्यूल है। इसके अलावा जो भी मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सही है। तो वो मैं उसका शेड्यूल बना दूंगा। पीआरसी 1 का मैं आपको शेड्यूल दे देता हूँ। वैसे भी ये जो क्लासेस चलेंगी पीआरसी 1 की, वो चलेगी 24 सितंबर तक, उसके बाद मैं पॉज कर दूंगा। फिर जब नवंबर में आप लोगों ने पेपर देना होगा तो नवंबर में ये क्लासेस मैं फिर से करूंगा। सही है। अच्छा जी, तो ज़्यादा तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया कि तुम लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन याद रखना ये शेड्यूल चलेगा 24 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद ये शेड्यूल पॉज हो जाएगा। फिर जो हमारी नॉर्मल क्लासेस होती है ना, जो कि शेड्यूल में नजर आती है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के, वो चलेगी। फिर जैसे ही नवंबर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना आपको वापस एक शेड्यूल दे दूंगा जिसमें हम नवंबर के अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे।
तुम लोग किस चीज पे फड्डा कर रहे हो? अभी तक ह्यूमन राइट्स पे फड्डा कर रहे हो यार। इतना तो बच्चे को भी मसला नहीं जितना तुम लोगों को मसला है यार। कोई मसला नहीं है, छोड़ दो। अगर किसी एक, मेरे ख्याल से 2-3 लोगों को फड्डा चल रहा है, शायद शब्बर और बतूल फातिमा का। बतूल फातिमा, इफ यू फील लाइक चाइल्ड लेबर एक क्राइम है तो लेट इट बी, कोई मसला नहीं है। हर बंदे की अपनी सोच होनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एंड शब्बर, इफ यू फील लाइक कि नहीं, चाइल्ड लेबर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों ने बस ये सोचना है कि तुम लोगों की सोच के अंदर हम लोग कोई पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो, सही है। कि अगर चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए तो वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। अगर तुम कहते हो चाइल्ड लेबर होना चाहिए तो वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। दोनों के पॉइंट्स गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा है हेल्थी। चलो 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 चलो, सही है सही है, सही, डन है। ठीक है, चलो करो हेल्थी डिबेट कर लो, टेंशन नहीं है, सही है, फटाटा नहीं करना। और क्या कह रहे हैं कि और सवालात में जरा देख लूं। जी ज़ारा, आपका एक और सवाल पूछ ले आप। सर नहीं है, मैंने कल ज्वाइन किया है ग्रुप। सर नहीं है क्या? जो भी है मैं अभी लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को, मसला नहीं है, ठीक है। राफे कह रहा है कि सर कैन यू ऑल्सो टेल अबाउट रेफरेंस कोड इन बिजनेस लेटर, इज इट नेसेसरी? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आपने रेफरेंस नंबर नहीं लिखना अगर नहीं पूछा गया, ठीक है। और क्या पूछा गया है मुझसे? शेख बिलाल कह रहे हैं सर क्लेम और कंप्लेन का भी बता दें। क्लेम लेटर का मतलब होता है कि आप कंप्लेन के साथ, क्लेम का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिख जाए। क्लेम लेटर, इसमें आप लिखोगे कंप्लेन प्लस रिफंड और रिप्लेसमेंट। और जो कंप्लेन लेटर होता है इसमें आपकी सिर्फ होगी ओनली कंप्लेन, ठीक है। ओनली कंप्लेन मे बी आस्किंग फॉर अपॉलजी, दैट्स इट, ठीक है। ये होता है क्लेम लेटर और कंप्लेन लेटर का फर्क, ठीक है। अच्छा, और क्या सवाल आता है? सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी नासिर, पूछे अपना सवाल। मैं सेंड कर देता हूँ, सारे टॉपिक सेंड कर देता हूँ, टेंशन नहीं है, अभी क्लास के बाद सब कर देता हूँ। अब तो सब एक ग्रुप पर आ गए ना। डन है। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? आप लोगों के अगर कोई सवाल ऊपर मिस हो गए तो वापस से कॉपी पेस्ट कर दो। जी दोस्तों, चलें आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को ऐसे और लेटर समझ आ गए होंगे, ठीक है। शेख बिलाल कह रहे हैं 24 को तो पेपर है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि संडे को स्कूल आओगे, संडे को झाड़ू लगाने के लिए आओगे। भाई 24 का मतलब ये है कि 24 से पहले पहले हम लोगों की क्लासेस वाइंड अप हो जाएंगी। और उसके बाद नवंबर में, नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैं ये क्लास वापस से लगाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। 24 से पहले पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अपने लेटर और अपने, सॉरी, अपने PRC 1 और PRC 5 को रेडी कर लेंगे। और उसके बाद नवंबर में इंशाल्लाह जो बच्चे अटेम्प्ट देने आएंगे उनके लिए एक्टिविटी वापस से प्लान करेंगे। नासिर कह रहा है सारे सब्जेक्ट्स कवर करते रहें या पहले एक सब्जेक्ट पूरा कवर करें नेक्स्ट पे मूव करें? देखो नासिर, इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू फील लाइक इट तो यही करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इससे मेरा नुकसान हो रहा है तो फिर छोड़ दो। ये बर्थडे तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो सही है तो आई वुड से गो विद इट, ठीक है। हितेश यार माजरत, मुझे ना PRC 1 की मार्किंग स्कीम नहीं पता। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, सही है, लेकिन मैं जो है वो इसमें जो है वो देखता नहीं हो कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो तुम लोग देख लेना, तुम मुझे बता देना, ठीक है। तुम लोगों का असाइनमेंट है, मुझे बताओ कि कौन सी चीज कितने मार्क्स की होती है, ठीक है। तो अब जो है वो आज की क्लास को कॉल ऑफ करें कि अभी भी कोई सवाल? जरा कि सर PRC 1 का जो प्रीवियस टॉपिक था वो मैं अभी आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह क्लास के फौरन बाद शेयर कर दूंगा। चलो, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।